नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने सिकंदर के भारत आक्रमण की बात की थी। किस प्रकार से उसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया और राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ। अंततः वह वापस लौट गया और 323 ईसा पूर्व में उसकी ईरान की सुसा नगर में मृत्यु हो गई थी। आज हम इंडो ग्रीक के शासकों के विषय में चर्चा करेंगे जो सिकंदर के ही उत्तराधिकारी माने जाते हैं। देखिए, जब सिकंदर ने जो पश्चिमोत्तर भारत पर जब आक्रमण किया था तो वो यहाँ आया, विजय प्राप्त की और पुनः लौट गया। यहाँ पर सिकंदर के आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव भारतीय क्षेत्रों पर नहीं पड़ा, परंतु हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण की वजह से उसके पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों के रूप में एक तरह से शासन स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सिकंदर के स्वयं के राजनीतिक दृष्टि से स्वयं का कोई विशेष प्रभाव यहाँ विजयों का उसका नहीं पड़ा, परंतु उसके उत्तराधिकारियों के संबंध में यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण बात कर सकते हैं। देखिए, इंडो ग्रीक शासकों की जब हम बात कर रहे हैं तो जब सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई ईरान के सुसा नगर में, तो उसका जो साम्राज्य था वो उसके सेनापतियों ने आपस में बांट लिया था। इसके अंतर्गत जो भारतीय प्रदेश थे पश्चिमोत्तर के जिन पर सिकंदर ने विजय प्राप्त की थी, वो उसके एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में आए। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के भारतीय प्रदेशों का शासक बना। यह वही सेल्यूकस निकेटर था जिसका 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस की पराजय हुई थी और अंततः उसने अपना एक राजदूत मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का एक उत्तराधिकारी था एंटियोकस तृतीय। इसने 306 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक अभियान का नेतृत्व किया था। हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ जब ये भारतीय प्रदेशों में आगे बढ़ा तो इसका मुकाबला एक हिंदू शासक सुभागसेन से हुआ। सुभागसेन ने एंटियोकस के सामने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। तभी से जो बैक्ट्रियन यूनानी शाखा है उसकी स्थापना भारत में मानी जाती है। बैक्ट्रिया और पार्थिया, देखिए, अफगानिस्तान और ईरान की जो सीमाएं हैं जहाँ पर मिलती हैं, अफगानिस्तान और ईरान की सीमाएं, वह प्रदेश दो भागों में बटा हुआ है, बैक्ट्रिया और पार्थिया में पहले बटा हुआ था। तो जो बैक्ट्रिया क्षेत्र था जहाँ से यूनानी जिन्होंने भारत में प्रवेश किया, वो बैक्ट्रियन यूनानी शाखा जो थी वो एंटियोकस तृतीय के उत्तराधिकारी थे और तभी से 306 ईसा पूर्व से ही यहाँ पर बैक्ट्रियन यूनानी शाखा का जो अधिकार था वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ। आगे चल करके इसी बैक्ट्रियन यूनानी शाखा के जो उत्तराधिकारी थे वो भारत में थोड़ा आगे बढ़े और अंततः भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इन्हें हम इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक कहते हैं। तो इस प्रकार से सिकंदर के उत्तराधिकारी ही इंडो ग्रीक शासकों के नाम से जाने गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेनांडर की। तो देखिए, मेनांडर जो था इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मेनांडर था। इसके विषय में अधिकांशतः जो जानकारी हमें मिलती है वो एक पुस्तक जो पाली भाषा की है मिलिंद पन्हों से मिलती है। मिलिंद पन्हों के अंतर्गत जो इंडो ग्रीक शासक मेनांडर था और एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन, उनके दोनों के बीच का वार्तालाप दिया हुआ है। इसी से हमें मेनांडर के विषय में भी, उसके शासन के विषय में भी जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हों की यद्यपि हम बात अगले लेक्चर में हम करेंगे क्योंकि इस पर आपकी टिप्पणी भी बन सकती है। तो मिलिंद पन्हों से हमें ये पता चलता है कि मेनांडर जो था वो एक राजवंश से संबंधित था और इसका जो जन्म है वो कलसी नामक गांव में हुआ था पश्चिमोत्तर भारत के, और इसने अपनी जो राजधानी है वो शालकोट यानी कि साकल, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, शालकोट, साकल को उसने अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है कि
प्रारंभ में मेनांडर कोई राजवंश से संबंधित नहीं था, बल्कि वह एक साधारण व्यक्ति था और बाद में उसने एक यूथिडेमस नामक राजवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे और इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा वो राजवंश से संबंधित हो गया था। बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात, मेनांडर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अगेथिक्लिया जो थी, उसने उस समय के लिए शासन किया था, क्योंकि मेनांडर का जो पुत्र था वो अल्पवयस्क था। तो मेनांडर की मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क पुत्र के स्थान पर उसकी पत्नी अगेथिक्लिया ने शासन किया था। तो यहाँ पर ये जो बातें हमको पता चलती है, ये मेनांडर के सिक्कों से पता चलती है। अब जब हम मेनांडर के सिक्कों की बात कर रहे हैं तो हमें मेनांडर के जो सिक्के मिले हैं और उनका जो प्राप्ति स्थल है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेनांडर अनेक राज्यों पर शासन करता था, यानी कि कई राज्यों का वो शासक था, अर्थात काफी बड़े क्षेत्र में उसने शासन स्थापित पश्चिमोत्तर भारत में कर लिया था। इस प्रकार से वह एक महान और विजेता शासक था। मेनांडर के जो सिक्के हैं वो विभिन्न स्थलों से मिले हैं, जैसे काठियावाड़ गुजरात के अंतर से वहाँ से भी उसके सिक्के मिले हैं, जो गुजरात में काठियावाड़ है वहाँ से भी। इसके अतिरिक्त मेनांडर के जो सिक्के हैं उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ से भी, पश्चिमी जिले जो पश्चिमोत्तर भारत की ओर लगते हुए हैं, पश्चिमी जिलों से भी उसके सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पेशावर पाकिस्तान से और उत्तरी काबुल घाटी से भी उसके सिक्के प्राप्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी क्षेत्रों में उसका शासन स्थापित था। तो इस प्रकार से मेनांडर और हमने इंडो ग्रीक शासकों की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मिलिंद बनहों की, जिस पर आपकी टिप्पणी बन सकती है। धन्यवाद।